फ्रेंड्स, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया चैप्टर। क्रिया चैप्टर में हमारा टॉपिक होगा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार की संरचना प्रयोग के आधार पर हम क्रिया को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले क्या, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट का रिवीजन करा देती हूँ जो मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है। क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। जो क्रिया के जो प्रकार थे उसके में हमने क्रिया को कितने प्रकार में विभाजित किया था, 3 प्रकार में। कौन कौन से थे हमारे, यदि हम बात करें क्रिया के प्रकार की, क्रिया को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 में। जिसमें हमारा फर्स्ट क्या था, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। सेकंड था हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, जिसे आज हम पढ़ेंगे, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। थर्ड था हमारा काल के प्रयोग के आधार पर, काल के प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रिया में कर्म के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों, कर्म के आधार पर हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में। एक होगा हमारा अकर्मक क्रिया, एक होगा हमारा क्या, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म ना हो, जबकि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्या हो, कर्म हो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो बच्चों, यह यदि आपसे पूछा जाए कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो वह बच्चों कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। अब ये 8 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट होगा हमारा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। सेकंड होगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। थर्ड होगा हमारा प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट होगा हमारा नाम धातु क्रिया। और इससे अगला होगा हमारा सहायक क्रिया। और नेक्स्ट कृदंत क्रिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब बची 2 क्रिया। वे कौन कौन सी होगी, सामान्य क्रिया। और लास्ट की बची, लास्ट की होगी हमारी सजातीय क्रिया। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्या, संयुक्त क्रिया। सेकंड है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। थर्ड होगा प्रेरणार्थक, नाम धातु, सहायक, कृदंत, सामान्य और सजातीय क्रिया। अब इन्हें बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी हमारी सहायक क्रिया होती है, कौन सी हमारी सजातीय होती है। तो उन्हें बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे कौन सी क्रिया,
संयुक्त क्रिया कि संयुक्त क्रिया हमारी कौन कौन सी होती है। बस इसमें से आपको ये देखना है कि यदि आपसे पूछे एग्जामिनर कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आपको क्या आंसर देना है? 8 प्रकार। क्या देना है? 8 प्रकार। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जब अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं तो उसमें एग्जामिनर आपको कहीं भी घुमा सकता है। उसमें पूछ सकता है कि कृदंत क्या है, कृदंत क्या है, तो ऑप्शंस में देगा कि कृदंत क्या है, क्रिया है या फिर कारक है, इस तरह से कुछ भी ऑप्शंस होगा। तो आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो? ये सब क्रिया चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हो। तो यह क्या होगा? हमारी क्रिया ही होगी। तो बच्चों हम संयुक्त क्रिया को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, संयुक्त क्रिया। कि संयुक्त क्रिया किन्हें कहते हैं। तो यदि बात करें हम इसकी परिभाषा की, कि इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया पद हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में आपको एक से अधिक क्रियापद मिले उन्हें क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया। जैसे कि आप इसे एक बात से और समझ सकते हो कि जब किसी एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रिया हो उन्हें क्या कहेंगे? या फिर दूसरे शब्दों में समझते हो, चलो, एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियापद हो उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया। कि जब आप एक कार्य कर रहे हो लेकिन उस कार्य को करने के लिए कितनी क्रिया हो? एक से अधिक हो, तो ये एक से अधिक क्रियापद हो उन्हें क्या कहेंगे हम? संयुक्त क्रिया। इसे हम समझेंगे अब उदाहरण से, क्योंकि बच्चों परिभाषा से एकदम नहीं क्लियर हो पाता इतने आपको उदाहरण ना मिले, क्योंकि उदाहरण से ही हम क्लियर कर पाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण होगा, मोहन सामान ले जाएगा। मोहन सामान ले जाएगा। अब इसमें क्रियापद कितने हो गए? मोहन क्या होगा हमारा? कर्ता। सामान क्या होगा? कर्म। एक तो क्या होगी? ये लेना क्या होती है? क्रिया। लेना, देना, फिरना, घूमना, ये क्या होती है? हमारी क्रिया है। जब मैंने क्रिया स्टार्ट करी थी तब भी आपसे बताया था कि क्रिया होती क्या है? चलना, फिरना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सभी हमारी क्या होती है? क्रिया। और जाएगा, यह भी क्या होगी? हमारी क्रिया। मोहन सामान ले जाएगा, एक तो क्या होगी क्रिया? लेना, और एक होगी जाएगा यानी कि जाना। तो यह इसमें कितनी क्रिया है हमारी? 2 क्रिया, एक तो ले की और एक जाए की। कितनी क्रिया है? 2। मोहन होगा हमारा कर्ता, सामान हो गया हमारा कर्म, ले होगा हमारी क्रिया और जाएगा हमारी क्रिया। और परिभाषा में क्या लिखा है कि जहां पर एक ही कार्य को करने के लिए कार्य क्या है? उसका कर्म क्या है? सामान को ले जाना। जहां पर एक ही कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियापद हो, एक से अधिक क्रियापद हो, वह कौन सी क्रिया होगी? हमारी संयुक्त क्रिया। तो बच्चों आपके एक क्लियर है? तो बच्चों इसमें कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया और हमें 2 क्रिया मिल गई। तो यह क्रिया कौन सी होगी? हमारी संयुक्त क्रिया। मैम एक बार प्लीज रिपीट करना है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम। बच्चों अच्छे से समझते हुए चलना। जैसे कि सीता खाना खा लेगी। सीता खाना खा लेगी।
तो इसमें सीता हमारी क्या होगी, आप बताओ क्या होगी सीता हमारी। सुनो सुनो बेट, सीता क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और खाना क्या होगा हमारा, कर्म। और ये क्या बचे, खाना और लेगी, यह क्या होती है हमारी क्रिया यानी कि वर्ब। क्या होती है खाना हमारी क्रिया, और लेगा, लेना भी क्या होती है हमारी क्रिया। अब इसमें आप बताओ क्रिया कितनी है, बताओ। दो। जब आपको पता है इसमें दो क्रिया है, एक कर्ता हो गया और एक कर्म। और परिभाषा में मैंने क्या लिखाया कि जिस एक कार्य को करने के लिए जहां पर एक से अधिक क्या हो, क्रियापद हो, इन्हें हम पद बोलते हैं, पद। तो वहां कौन सी क्रिया होगी हमारी, संयुक्त क्रिया, क्योंकि सीता एक कार्य कर रही है, उसका एक ही कार्य क्या, खाना, लेकिन उसने क्रियापद कितनी यूज करी, दो। तो इसलिए हमारी कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। अब क्लियर हो बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट डालेंगे हम हेडिंग पूर्वकालिक क्रिया। सेकंड हेडिंग डालो बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया। कि पूर्वकालिक क्रिया कौन कौन सी होती है। तो बच्चों पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी कार्य को करते समय पहला कार्य तो क्या हो, समाप्त, और तुरंत उसके दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए। जब किसी कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। जब आप कोई कार्य कर रहे हो, अरे सुनो कहाँ ध्यान है, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो ना, फिर कहोगे कि नहीं कहा हमारे समझ में नहीं आया, इस पर ध्यान दो। जब किसी एक कार्य को करने के लिए, जब किसी कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। इसे हम समझेंगे उदाहरण से। बच्चों हिंदी व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसमें उदाहरण से ना समझो और सीधे ये रटने लग जाओ परिभाषा, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होने का। तो इसलिए उदाहरण से ही समझते हुए चलना। जैसे कि सीता खाना खाकर सो गई। सीता खाना खाकर सो गई, तो इसमें सीता क्या होगी हमारी क्या होगी, कर्ता। अब इसमें क्रिया कितनी है, दो है। क्रिया कितनी इसमें, दो है, लेकिन हमें क्या देखना, भी क्रिया निकाल लेते हैं। क्रिया होगी और यहां पे क्या हो गया, क्रिया, और ये खाना क्या होगा, कर्म, और सोना भी क्या होगा हमारा, कर्म। बच्चों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपके आएंगे, इसीलिए इसे आपको अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि यहां से गलती होने के चांस भी अधिक है। जैसे कि सीता खाना खाकर सो गई, इसमें हमें क्या ध्यान देना, परिभाषा पे। परिभाषा में क्या कहा कि जब पहला कार्य समाप्त हो जाए उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सीता खाना खाकर सो गई, सीता ने पहले क्या कार्य किया, खाना खाया, इसका मतलब उसने क्या किया, खाना खा लिया, उसके तुरंत बाद ही क्या करा, सो गई। तो इसका मतलब उन्होंने पहले कार्य को समाप्त किया, उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ किया, तभी तो यह क्रिया होगी। और जहां पर भी आपको इस तरह से ऑप्शंस में अब यदि आपको इस तरह के उदाहरण दिखाई दे और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, सीधे सीधे आपको यह याद रखना कि जहां पर भी पहला कार्य समाप्त हो जाए उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया।
लेकिन यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें जाकर देखना आप, मैंने जब उसमें कराया था सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद मैंने बताया था, उसमें एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। उसमें द्विकर्मक क्रिया में मैंने यही बताया था कि जिसमें दो क्रम हो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। लेकिन आप देखो यह द्विकर्म, दो क्रम तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं इस उदाहरण में। खाना भी क्या होगा हमारा कर्म, सोना भी क्या है हमारा कर्म। लेकिन अब इसे हम द्विकर्मक कहे या पूर्वकालिक, लेकिन इसमें जो आपको 70% जो चांस है ना, इसमें पूर्वकालिक क्रिया के है। क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जब पहला कार्य समाप्त हो जाए उसके तुरंत बाद ही क्या दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वहां कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसलिए आपको यदि ऑप्शन से पूर्वकालिक पहले मिले ऑप्शंस में और उसमें आपको द्विकर्मक भी मिले, तो आपको द्विकर्मक पे करेक्ट नहीं करना है, आपको किस पर करेक्ट करना है, पूर्वकालिक क्रिया पर। तो बच्चों इसे आपको अच्छे से क्लियर करना। जैसे कि एक और उदाहरण से समझेंगे हम। बच्चों क्लियर हो चुका तुम्हारा बच्चों? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे मोहन टीवी देखकर सो गया। मोहन टीवी देखकर सो गया। अब मोहन ने तो करता हो गया और गया भी क्या हो गया हमारी क्रिया, देखना भी क्या होगी हमारी क्रिया। और कर्म कितने होंगे हमारे, 2 होंगे। लेकिन हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या ध्यान देना कि जहां पर एक कार्य समाप्त हो गया हो उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया हो, वहां कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि आपको यह अच्छे से समझते हुए चलना है पूर्वकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्रिया भी मिलेगी, 2 कर्म भी मिलेंगे और सब्जेक्ट तो एक मिलेगा ही। तो इसमें आपको कौन सी क्रिया बतानी है, पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि यहाँ पे टीवी पहले देखा गया, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, सोना। बच्चों नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रेरणार्थक क्रिया किन्हें कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया को और संयुक्त क्रिया को अच्छे से क्लियर करना यदि आपको किसी तरह का डाउट है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में हैं वे तो साथ के साथ अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है जिनकी, वे अपने कमेंट करके बताएं जिन्हें जैसे भी डाउट है। और आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारी 3rd हेडिंग होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। यदि बात करें हम इसकी परिभाषा की, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है बच्चों जब कोई कार्य हम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए। जब किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से करवाया जाए, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हम स्वयं ना करके उससे किसी और व्यक्ति से करवाए। यानी कि जब आपको वाक्य में 2 कर्ता मिले, दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, जब वाक्य में 2 कर्ता हो और कार्य दूसरे कर्ता से कराया जाए, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी,
प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। सीता ने राम से पत्र लिखवाया। सीता ने राम से पत्र लिखवाया। अब सीता क्या होगी? हमारी कर्ता। राम भी क्या होगा? हमारा कर्ता। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीता ने ऑर्डर दिया होगा राम को कि क्या करो, पत्र लिखो। तो कर्ता यहाँ पर कितने हो गए हमारे? 2। क्योंकि यदि सीता के द्वारा दोनों कार्य किए जाते तब हमारा क्या होता? राम कर्म हो जाता। लेकिन सीता ने राम से कहा कि पत्र लिखो, तो राम ने जो कार्य किया, तो कार्य किसने किया? राम ने किया। तो राम ने, आप इसे ऐसा समझो, अगर ऐसा होता कि राम ने पत्र लिखा तब क्या होता? हमारा राम कर्ता होता। लेकिन अब भी तो सीता ने राम से ही कहा पत्र लिखने के लिए, तो यहाँ पर भी तो राम कर्ता होगा और सीता तो कर्ता है ही। तो कर्ता कितने हो गए हमारे? 2। पत्र क्या होगा? कर्म। लिखवाना क्या हो गया? हमारी क्रिया। इसमें क्या लिखा हुआ है परिभाषा में कि जब 2 कर्ता हो, कितने कर्ता है यहाँ पर? 2। ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। कि जब 2 कर्ता हो लेकिन पहला कर्ता कार्य न करके उससे दूसरे से करवाए, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या किया जा रहा है कि सीता खुद स्वयं पत्र नहीं लिख रही, वह किससे लिखवा रही है? दूसरे कर्ता। और दूसरा कर्ता कौन है? राम। राम से पत्र लिखवा रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। और इसमें लिखा है कि जब किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाए। सीता ने यह कार्य, सीता भी कर सकती थी, लेकिन उसने यह कार्य स्वयं ना करके किससे करवाया? राम से करवाया। तो यह कौन सी क्रिया होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों, किसी को डाउट? आगे एक और उदाहरण। चलो तो बच्चों एक और उदाहरण से समझो। अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए। अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए। अध्यापक क्या होगा? हमारा कर्ता। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि छात्र तो हम क्या लेंगे? कर्म। क्योंकि जो इससे पहले मैंने कराया था उसमें इस तरह का ही आया था वाक्य, तो उसमें कर्म बताया था। लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, आपको सिर्फ यह लेकर चलना कि अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए, तो अध्यापक तो कर्ता होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन साथ के साथ ही छात्रों ने तो पौधे लगाए हैं, तो छात्र अपनी जगह क्या है? कर्ता। छात्र अपने स्थान पर क्या होगे? कर्ता। क्योंकि आप इसे ऐसे देखो, इसे अलग करो कि छात्रों ने पौधे लगवाए, तब भी क्या होगा? हमारा छात्र कर्ता होगा। यदि ऐसा होता कि अध्यापक, वो जो आपको कर्म का वाक्य मिलता ना, वो आपको इस तरह का नहीं मिलने का, वो होगा हमारा कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। जैसे कि इस वाक्य को देखकर कुछ के मन में कंफ्यूजन होगा कि इससे पहले जो मैंने द्विकर्मक क्रिया कराई थी उसमें भी मैंने इस तरह का ही वाक्य कराया था कि छात्र कर्म बताए थे, लेकिन वो वाक्य बिल्कुल अलग था। क्योंकि वो एक ही कर्ता से दोनों कर्म भी निकल रहा था उसमें और क्रिया भी निकल रही थी। उसी मैं वाक्य को दोबारा से बता रही हूँ जो द्विकर्मक क्रिया में पढ़ा था, ताकि आपको कंफ्यूजन हो इसमें और उसमें, कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक क्या होगा? कर्ता। छात्र क्या होगे? कर्म। हिंदी क्या होगी? कर्म। और पढ़ाना क्या होगी? क्रिया। अब इसमें क्या है देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये कौन सी क्रिया थी? द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया। मैं साथ के साथ इन दोनों में से आपको क्लियर कर देती हूँ कि कहाँ पे द्विकर्मक होगा और कहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, करता तो एक ही है, कार्य तो एक ही व्यक्ति ने किया, क्या छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ये थोड़ा ना कि छात्रों ने हिंदी पढ़ाई, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि छात्रों के अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए, कि अध्यापक ने वह कार्य स्वयं न करके किससे करवाया, छात्रों से। और जब छात्र स्वयं वह कार्य कर रहे हैं तो छात्र क्या होंगे, कर्ता। पौधे क्या होंगे, कर्म। लगवाना क्या होगी, क्रिया। तो इसलिए यह कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और यह कौन सी क्रिया होगी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यह होगी हमारी कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, उम्मीद है कि आपके ये क्लियर हो चुका है। यदि आपको किसी तरह से डाउट हो और आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो पा रहा हो तो बच्चों आप कमेंट करके भी बता सकते हो। और इससे नेक्स्ट होगा हमारा क्या, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।